इदारे सियासत की जानिब से नाज़रीन सियासत और क़ारीन सियासत को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आज कामारेड्डी का किया दौरा। हालिया बारिश से हुए नुकसानात का लिया शख्सी तौर पर जायजा। मुतासिरीन से भी की मुलाकातें। ये इत्तला झूठी है कि हरीश राव कांग्रेस से राब्ते में है। कविता के इल्जाम बेबुनियाद। तेलंगाना के वजीर अड्डूरी लक्ष्मण ने किया दावा। तेलंगाना के यादाद्री, भुंगी, सूर्यापेट और दिग्गर कई अजला में यूरिया के लिए किसानों को शदीद मुश्किलात। खेतों के कामकाज छोड़कर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर है किसान। तेलंगाना हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम। साबिका केसीआर हुकूमत को कर्जों के लिए ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। पहले 6 वादे कांग्रेस पूरे करे। साबिका रियासती वजीर KTR का मुतालबा। कांग्रेस ने हुकूमत के ऐलान करदा GST इस्लाहत पर उठाए सवाल। कहा यह भी सच्चा GST नहीं है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी बेसिम, मोदी हुकूमत नाअहल। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने की मरकज पर कड़ी तनकीदें। और हम मुकम्मल मुआहदे के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जालिम इसराइल की जानिब से अमन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं मिला। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास का बयान। ताज़ा इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आज कामारेड्डी का दौरा किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों का तफसीली जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकातें भी की। चीफ मिनिस्टर ने इमदाद समेत दीगर इक़दामात का बतौर ख़ास तस्करा किया। पेश हमारे नुमाइंदे जावेद अली की ये रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज कामारेड्डी के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर लम्हा उनके साथ है और नुकसानात का मुकम्मल इजाला किया जाएगा। उनके साथ वज़रा सेतक्का, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, मुशीर मोहम्मद अली शबीर, अरकान असम्बली मदन मोहन राव और वेंकट रमना रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट सुरेश भी दौरे में शामिल थे। चीफ मिनिस्टर ने कामारेड्डी GR कॉलोनी में मुतासरा सड़कों मकानात का भी मुआयना किया। बताया कि GR कॉलोनी के 100 मुतासरा ख़ानदानों को 11,500 रुपये फ़ीकस इमदाद फराहम की गई है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि फसलों, मवेशी और मकानात के नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा और जाँ बहक अफराद के खानदानों को 5 लाख रुपये फ़ीकस मिलेंगे और खेतों में जमा रेत की सफाई के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और अफसरान की एकजाती से जाने नुकसान को रोका गया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वक्ती इक़दामात के बजाय मुस्तकिल मसाइल के हल की मनसूबाबंदी करें ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी किसी किस्म की सूरत हाल न हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कामारेड्डी को कोडंगल की तरह तरक्की दी जाएगी और अवामी मसाइल के हल में हुकूमत संजीदगी के साथ काम करेगी। వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం వల్ల మెదక్లో కలెక్టర్ గారితో రివ్యూ చేసి ఇతర ప్రాంతాలను పరిశీలించి ఏరియల్ సర్వే చేసి ప్రభుత్వం ఒక ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చి తాత్కాలికంగా మీ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కలెక్టర్లకు ఇతర అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। కష్టం ఉన్నప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులే కాకుండా అధికారులు అందరూ ఈ జిల్లాలో సమన్వయం చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం వల్ల ఒకరికొకరు సహకరించుకొని కష్టాలలో ఉన్న ప్రజలకు అండగా నిలబడడంతో చాలా వరకు ప్రాణ నష్టం తగ్గింది। కొంత ఆస్తి నష్టం జరిగినా ప్రాణం ఉంటే మళ్ళీ ఎట్లయినా మిగతావన్నీ మనం సమకూర్చుకోవచ్చు। మీరందరూ సమన్వయంతో కామారెడ్డి శాసనసభ్యులు కావచ్చు, ఎల్లారెడ్డి శాసనసభ్యులు కావచ్చు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు షబీర్ అలీ గారు, ఈ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజాప్రతినిధులు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరు చాలా వరకు సమస్య రాగానే ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చారు। మామూలుగా సమస్య వచ్చినప్పుడు సమస్య అయిపోయి ప్రజలు తేరుకున్న తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్తారు। కానీ నేను ఇక్కడ సమస్య వర్షము, ఇక్కడ వరదలు అధికంగా కాగానే MP సురేష్ శెట్కర్ గారికి, షబీర్ అలీ గారికి పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి తక్షణమే మీరు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్ళండి, ప్రజలకు ఏం అవసరం ఉందో చూడండి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్కను ప్రత్యేకంగా మీరు అక్కడనే ఉండండి। ఎందుకంటే నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సీతక్క గారు। तेलंगाना के वजीर अड्डूरी लक्ष्मण ने कहा कि सब इत्तलात झूठी हैं कि हरीश राव कांग्रेस के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि BRS से निकाले जाने के बाद कविता गलत इल्ज़ामात लगा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यश्रम मामले में कानून अपना काम करेगा। एक गलत बात है ये कल्वकुट्ला चंद्रशेखर राव, कल्वकुट्ला कविता, कल्वकुट्ला KTR और हरीश राव और संतोष राव पूरा
पूरा सब लोग राष्ट्र को पूरा लूट लिया भाई। लूटने के बाद जो उन लोग को गलत होगा, गलत कुछ लिए कालेश्वरम जितना भी लूट लेने के बाद वो प्रो होने के बाद ये बात कर रहे, ये गलत बात है। बीजेपी का क्या बात करते हैं उसको नहीं मालूम। उसके लिए కవిత కల్వకుట్ల చంద్రశేఖరరావు కూతురు. కల్వకుట్ల కుటుంబానికి సంబంధించినట్టు 2014 నుంచి 23 వరకు ఈ రాష్ట్రాన్ని కాళేశ్వరం పేరు మీద, ప్రాజెక్టు పేరు మీద 1,00,000 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఆరోపణ మీద ప్రజల యొక్క డబ్బును దుర్వినియోగం చేసి మన ప్రత్యేకమైన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి ముఖ్యమంత్రి వారి హయాంలో కాళేశ్వరం పేరు మీద ఇంత పెద్ద కుంభకోణం జరిగినాక ఆ కుంభకోణం మీద కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి అసెంబ్లీలో చర్చ అయి ఆ చర్చ తర్వాత కవితమ్మ గారే వచ్చి ఈ యొక్క కమిషన్ల మీద, కాళేశ్వరం కుంభకోణం మీద హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు చేయబట్టే వారి పాత్ర ఉన్నదని చెప్పి ఆరోపణ చేసి ఇవాళ మా నాయకుని పేరు మీద మాట్లాడడం అనేది అత్యంత తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దీన్ని మీ యొక్క కల్వకుట్లకు సంబంధించినటువంటి మీ అరాచకాల, ఆర్థిక అరాచకాలు చేసి రాష్ట్రాన్ని కుల్లగొట్టి రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం మీద మాట్లాడడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రికి సంబంధం ఉన్న మాట్లాడడం అనేది అత్యంత దారుణం. నిజంగా నీకు సంబంధం అని తెలుసా, నువ్వు ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడాలి. నేను లిక్కర్ల స్కామ్ ఇరుక్కుంటావు, ఇప్పుడు నువ్వు మీ తండ్రి ఏమో మీ కుటుంబం ఏమో ఈ కాళేశ్వరం దాంట్లో ఇరుక్కుంటారు. ఆరోపణలు నువ్వు డైరెక్ట్ గా మా వాళ్ళు అవినీతి చేసిన ఆరోపణ నువ్వు చేస్తారు. చేసి ఇలా మా నాయకుడు మాట్లాడడం అత్యంత బాధాకరం, అతి కరెక్ట్ కాదు. ఇది ఒక మీకు మొదటి నుంచి కూడా కల్వకుట్లలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక అబద్దాన్ని 10 సార్లు మాట్లాడి నిజం చేయాలని ట్రై చేస్తా అంటారు. ఇళ్ళకి కుంభకోణం ఏం బయటపడడం అర్థమవుతలేదు, మీకు వేరే దారి. कांग्रेस लीडर मधुयाश की गौड़ ने कहा कि कालेश्वरम मामले में तमाम तर जांच होगी, चाहे केसीआर हो या केटीआर या फिर हरीश राव, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने भी कहा कि कविता की जानिब से कांग्रेस और रेवंत रेड्डी पर लगाए गए इल्जामात बिल्कुल या बेबुनियाद और सरासर गलत है। Former chief minister, her brother, so they all involved in the loot. They've extended their loot to up to Delhi liquor scam. So this is nothing but the distribution of that loot. Who should get the bigger piece of cake? That's the fight. Sir, yesterday she held a press conference and she stated that the in Kaleshwaram project irregularities, the main corruption has been done by the BRS former minister Harish Rao and Rajya Sabha MP Santosh Rao. Only the government targeted the KCR and KTR, but not the Harish Rao and Santosh Rao. So this is exactly continuation of my reply. I just said it, the loot. Now Kavita herself is certifying that there was a corruption in Kaleshwaram project, which we've been saying. Congress been fighting. I've been fighting with this Kaleshwaram project for last 10 years. So these are nothing but now she is authenticating the allegations which we made all through these years. So the loot has happened and she is forgetting the fact. First it is Harish Rao who was the irrigation minister. Later Mr. KCR himself, until they lost the power, Chandrasekhar Rao was the minister of irrigation along with the chief minister portfolio. Earlier for some time I think Mr. Etal Rajendra was there, maybe finance minister. So these all तेलंगाना की अदादरी, भोंगीर, सूर्यापेट और दीगर अजला में यूरिया के लिए किसानों को शदीद मुश्किलात हैं। खेतों के कामकाज छोड़कर वो दफातर के बाहर कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। तमाम परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए किसान यूरिया हासिल करने पहुंचे। अदादरी जिला में जुमेरात की सुबह ही किसान और खवातीन बड़ी तादाद में पहुंच गए थे। हुजूम देकर हुकाम ने कहा कि हर शख्स को सिर्फ 1 बोरी यूरिया ही मिलेगा। इस फैसले पर नाराज किसान अहदेदारों से बहस करते देखे गए। इस दौरान कुछ देर के लिए कशीदा सूरत हाल भी बाज़ मुकामात पर देखी गई। अहदेदारों ने कहा कि जितना स्टॉक दस्तियाब है उतना ही तकसीम होगा और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सबको मिल सकेगा। तेलंगाना में इस वक्त खाद की शदीद किल्लत है। कई अजला में किसान यूरिया के असूल के लिए तवील कतारों में ठहरने पर मजबूर हैं।
साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। साबिक़ा KCR हुकूमत को कर्ज़ों के लिए जिम्मेदार ठहरा जाते हुए इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत नाअहल साबित हुई। 6 वादे किए गए, इस पर अमल करने के बजाय कालेश्वरम प्रोजेक्ट जाँच और BRS लीडरों की गिरफ्तारी की बातें करते हुए अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें की जा रही है। కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరిని అడిగి తీసుకొని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పింది. 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు, వదిలిపెట్టిపోయిన అప్పు 3.5 లక్షల కోట్లు. అందులో కేసీఆర్ గారు రాకంటే ముందే 72,000 ఉంది. ఆయన వచ్చినాక 2,80,000 కోట్ల అప్పు చేసినాడు. ఇది మాత్రమే అప్పు అంటూ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పార్లమెంట్ లో చెప్పింది. అయినా సిగ్గులేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో చెప్పిన సిగ్గు ఎంత మాత్రం లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి. ఒకడు 6 లక్షలు అంటాడు, ఇంకొకటి 7 లక్షలు అంటాడు, ఇంకోటి 8 లక్షలు. ఎవడికి నోటికి ఎంత వస్తే అంత, ఎంత వస్తే ఎంత తోస్తే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆధారం ఏంది, ప్రామాణికమైంది, పత్రం ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర ఏం లేదు. నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడాలా, అదరగొట్టాలా, ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాలా, మీడియాను మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలా, ప్రజల్ని మోసం చేయాలా, మళ్ళీ ఇటగే వ్యవహారం నడిపిస్తూ ఉండాలా. ఏం చేస్తున్నారు సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళు? వాళ్ళ మీదికి రాకూడదు దృష్టి. అందుకే ఏం చేస్తున్నారు, 6 గ్యారెంటీలు ఎవరు అడగొద్దు, సింగరేణి లో ఇచ్చిన హామీలు మీరు అడగొద్దు. ఏం చేయాలి మరి? ఏదో డైవర్షన్ గేమ్ ఆడాల. ఓ రోజు కాళేశ్వరంలో కేసీఆర్ అరెస్ట్, సిబిఐ అని కొన్ని రోజులు టైం పాస్. ఫార్ములా ఈలో KTR అరెస్ట్, వేసుకోపోతున్నారు, ఇప్పుడు వేసుకోపోతున్నారు, ఇంకో గంటలు వేసుకోపోతారు. ఈ తర్వాత రెగ్యులేటరీ విద్యుత్ దానిలో జగదీష్ రెడ్డి అరెస్ట్. ఈ టైపులో రోజొక్క సొల్లు పురాణం తప్ప 22 నెలల్లో 21 నెలల్లో ఒక్క పని ప్రజలకు పనికొచ్చేది జరిగిందా? ఎవరికన్నా ఒక్క ఫ్రీ బస్సు ఏమనంటే ఫ్రీ బస్సు, అదెంత గొప్పగా ఉందో. रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकज़ की जानिब से GST इस्लाहात पर अपना रद्दमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि GST की शरह को 21 से 18 करने के बाद भी कई ज़रूरी खिदमात हैं जिसको कम नहीं किया गया। बस सर्विस, कोरियर और दीगर खिदमात पर भी आम आदमी के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा है। गाड़ी खरीदने पर भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। रियासतों को भी इससे मसाइल पेश आएंगे। आइए देखते हैं असद ओवैसी का ये बयान। इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, एंड आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इंडियंस स्टिल फेस GST ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इवन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को फॉर एग्जांपल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज इनकर्ड 28% ऑफ GST प्लस कंपनसेशन सेस अप टू 22%, मीनिंग इसका मानी है कि बायर्स इफेक्टिवली पेड नियरली हाफ द कार्स प्राइस एज टैक्स. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप एवरीडे ग्रोसरीज, मेडिसिन, हाउसहोल्ड आइटम्स रिमेन इन टैक्स स्लैब, सो द टैक्स इनकम सिटीजंस इज टैक्स अगेन एट द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग. दूसरा ये है कि जो हम अभी हमारे एक्सपर्ट से बात की है, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा. वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का. अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है. अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए. एसेंशियल सर्विसेज हैं. और दूसरा, एजुकेशन को आपने कम किया, मगर ये बताइए जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं. मौसमी तब्दीलियाँ और गैर सेहतमंद बख्श हालात की वजह से तेलंगाना के मुतहदा ज़िला मेदक के देहातों और दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में लोग मौसमी अमराज का शिकार हो गए हैं. कई मरीज़ बुखार उतरने के बाद भी जिस्म दर्द और कमज़ोरी की शिकायत कर रहे हैं. दवाएं लेने के बावजूद इफाक़ा नहीं, शदीद जिस्मानी दर्द का सामना है. डॉक्टर्स इसे वायरल फीवर करार दे रहे हैं. 1 हफ्ते तक इलाज के बाद बुखार में तो कमी आ रही है, लेकिन जिस्मानी दर्द बरकरार रह रहा है. कई अफराद इसी नौयत की मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं. माहिरीन ने कहा है कि पानी का, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और किसी भी किस्म की बुखार या दीगर मर्ज़ की अलामत पर फौरी तौर पर डॉक्टरों से रुजू होना ज़रूरी है.
गणेश विसर्जन के पेश नज़र दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मसाजिद को पर्दों और शामियानों से ढांप दिया गया है ताकि कोई शरपसंद गलत हरकत न करे। पुलिस की निगरानी में एक काम अंजाम दिया गया और खासतौर पर पुराने शहर हैदराबाद की मसाजिद को मुकम्मल तौर पर शामियानों से ढांप दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पर रोक लगाने में मदद मिल सके। गणेश विसर्जन के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता तातील का ऐलान कर दिया है। ये तातील खासतौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल अजला में दी गई है। हुकूमत ने भी ऐलान किया कि 11 अक्टूबर जो दूसरा हफ्ता है इसे वर्किंग डे के तौर पर शुमार किया जाएगा। इस सिलसिले में बाकायदा अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। 6 सितंबर को हैदराबाद में होने वाले गणेश विसर्जन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए। अफसरान के अंदाजे के मुताबिक इस दिन तकरीबन 50,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन होगा। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद रहेंगी जिसके लिए पुलिस अमला पहले से सरगर्म हो चुका है। और बढ़ते ही चंद कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने हुकूमत के ऐलान करदा GST इस्लाहत पर सवाल उठाया और कहा कि भी सच्चा GST 2 नहीं है बल्कि सिर्फ GST 1.5 है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हुकूमत ने बुनियादी मसाइल को हल करने के बजाय महज वक्ती राहत दी। GST की जो शक्ल कांग्रेस चाहती है इसमें टैक्स स्लैब की तादाद कम होना चाहिए, आम इस्तेमाल की अशिया पर शरह में कमी आना चाहिए, टैक्स चोरी और गलत दर्जाबंदी के तनाज़ात भी ख़त्म होने चाहिए। सबसे बढ़कर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर तामील का बोझ हल्का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा ऐलान से सब मुमकिन नहीं है। GST काउंसिल ने कल ही अपनी मीटिंग में सबकी रजामंदी से बड़े फैसले लेने का ऐलान किया था जिसमें आम इस्तेमाल की अशिया, साबुन, साइकिल, TV और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स में कमी हुई। साथ ही 5% और 18% के 2 सतही ढांचों को मंजूरी दी गई है जिस पर कांग्रेस ने ये रद्द अमल दिया। और इस दौरान कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकज़ी हुकूमत के GST इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर रद्द अमल जाहिर किया। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्तसर सा हिस्सा। पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप, हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं। अब हम एथनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव। अब किसानों पर आ जाइए। किसानों का हमें कहा गया साहब ये एथनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने है। किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ। किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथनॉल बनाने के लिए। वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया। जो जितने एथनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं। सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहा। उपभोक्ता के बारे में आपको बता चुका हूं, सवाल सारे बता चुके हैं, लेकिन हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे, तो मोदी जी अब आप बताइए। और इस दौरान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि GST इस्लाहात से अवाम, खासतौर पर मिडिल क्लास तबके को फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं उनका ये दावा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले पहले सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा एक गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ा
उपहार मिलेगा। और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है वो घोषित किया है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज़, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज़ पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है, जिससे कि हमारे जन जन के जीवन में, हमारे मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में, हमारे गरीब परिवारों के जीवन में एक बड़ी खुशी की लहर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से और एक आइटम का निर्णय लिया गया और इस निर्णय से सभी परिवारों में खुशी का माहौल है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि एक जानिब पुतिन ने मोदी से मुलाकात की तो वहीं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से भी उन्होंने मुलाकात की। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को बेसिम करार देते हुए कांग्रेस तर्जुमान ने मोदी हुकूमत पर इल्जामात लगाए। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे राष्ट्रहित कैसे ऊपर रहेगा। मोदी जी को लगता है फॉरेन पॉलिसी का मतलब है बेबुनियाद तरीके से हंसते रहो, जबरदस्ती ठहाके लगाते रहो, जहां कैमरा देखो वहां मुड़ जाओ। फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से मोदी जी के ठहाकों ने, मोदी जी की हंसी ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आप फॉरेन पॉलिसी का इनको लगता है फॉरेन पॉलिसी है 10 मिनट किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाना। आपके गाड़ी में बैठ जाने के बाद पुतिन जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान को महान बता रहे हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, आप तो खुद फेल हो गए उसमें। और जहां तक शी जिनपिंग से बात करने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि गलवान के जो 20 जाबाज हमारे शहीद हुए, या जो 26 लोग निर्दोष लोग पहलगाम में, या 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, आज देश उसका भी हिसाब मांग रहा है। आपकी हमारी सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान तो बस फ्रंट था, हमसे तो चीन लड़ रहा था, और उस चीन के साथ जाकर आप गलबैया कर रहे थे। आपने जो स्टेटमेंट भी हुआ, उस स्टेटमेंट में भारत भी टेररिज्म का शिकार है और पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है। मतलब पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने कहा कि वो मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, जो कि 18 अगस्त को हमास के सालिसों के जरिए पेश किया गया। हमास ने कहा कि तैयार है कि इस मुआहदे के तहत काबिल इसराइल की कैद में मौजूद तमाम इसराइली कैदियों को रिहा किया जाए, जिसके बदले काबिल इसराइल की जेलों में मौजूद एक तयशुदा तादाद में फ़लस्तीनी कैदी आज़ाद हो सकेंगे। ये मुआहदा गजा पर जंग का खात्मा करे, काबिल इसराइल की फ़ौज को मुकम्मल तौर पर इलाके से वापस करे, तमाम तिजारती और इंसानी ज़रूरतों की तरसील के लिए रास्ते खोल दिए जाएँ और इलाके की दोबारा तामीर नौ हो। 18 अगस्त को मिस्र और कतर के सालिसों ने हमास को यह नया मुआहदा पेश किया, जिसमें फायरबंदी, कैदियों का तबादला सब शामिल है। हमास इस पर राज़ी है, लेकिन इसराइल ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। और इस दौरान आज सुबह से इसराइल के बदतरीन फ़िज़ाई हमलों में 28 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात मौसूल हुई। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आज कामारेड्डी का किया दौरा, हालिया बारिश से हुए नुकसानात का लिया शख्सी तौर पर जायजा, मुतासिरीन से भी की मुलाकातें। ये इत्तला झूठी है कि हरीश राव कांग्रेस से राब्ते में है, कविता के इल्जामात बेबुनियाद, तेलंगाना के वजीर अड्डूरी लक्ष्मण ने किया दावा। तेलंगाना के यादाद्री, भुंगी, सूर्यापेट और दिग्गर कई अजला में यूरिया के लिए किसानों को शदीद मुश्किलात, खेतों के कामकाज छोड़कर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर है किसान। तेलंगाना हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम, साबिका केसीआर हुकूमत को कर्जों के लिए ठहराया जा रहा है जिम्मेदार, पहले 6 वादे कांग्रेस पूरे करे, साबिका रियासती वजीर KTR का मुतालबा। कांग्रेस ने हुकूमत के ऐलान करदा GST इस्लाहत पर उठाए सवाल, कहा यह भी सच्चा GST नहीं है, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी बेसिम, मोदी हुकूमत नाअहल, कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने की मरकज पर कड़ी तनकीदें। और हम मुकम्मल मुआहदे के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जालिम इसराइल की जानिब से अमन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं मिला, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास का बयान, ताज़ा इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें।
देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।